आज हम लोग पढ़ेंगे C9 के अंतर्गत यूनिट 1, जिसमें हम लोग देखेंगे वस्तुनिष्ठ परीक्षण। तो छात्र, जहाँ तक हम लोग देखे हैं कि अपने जीवन काल में हम लोगों ने अनेक प्रकार की परीक्षाएं लिखी, और परीक्षाएं दो प्रकार की होती है, एक ऑब्जेक्टिव टाइप और दूसरा ऐसे टाइप। यानी ऑब्जेक्टिव टाइप बोले तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और ऐसे टाइप यानी बोलते हैं विवरणात्मक परीक्षण। तो हमको देखना अभी ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण। तो हम सब ये जानते हैं कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण के अंतर्गत जो भी प्रश्नों की संख्या होती है वो ज़्यादा होती है, और इसमें जो उत्तर देने का जो विकल्प होता है वह एक लाइन का होता है। और इसके अंतर्गत छात्र जो भी इसके अंतर्गत जो भी उत्तर देते हैं प्रश्नों का, वो अपने मानसिक यानी कि सोच समझ कर देते हैं। और इसमें जो भी उत्तर होता है वह पूर्ण रूप से छात्र का यह अभ्यास रहता है कि वह जो भी उत्तर दे वो पूर्ण रूप से सही होता है। और जब इसमें वो उत्तर सही होता है तो छात्र को पूर्ण रूप से वह जितना अंक उसके अंतर्गत निर्धारित होती है वो सारे अंक की प्राप्ति उन्हें होती है। इसमें जो होती है ये पूरे पाठ से भी होती है, या कभी कभी हम लोग देखते हैं कि यह एक विशेष पाठ से भी होती है। जैसे कि शिक्षक कभी कभी ये करते हैं कि एक पाठ अपना खत्म करते हैं, कोई एक चैप्टर खत्म करते हैं। चैप्टर खत्म होने के बाद वो क्या करते हैं, छात्रों की मानसिकता को देखने के लिए वे क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षण का निर्माण करते हैं, जिसके अंतर्गत वो खाली स्थान देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ट्रू एंड फॉल्स, etc। तो अब हम लोग देखते हैं कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण के अंतर्गत क्या है। तो हम लोग देखते हैं कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रयोग देखिए भारत में कब होता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रयोग 20वीं शताब्दी के आरंभ में हुआ। 20वीं शताब्दी के आरंभ में वस्तुनिष्ठ परीक्षण का आरंभ हुआ, जिस कारण इसे नवीन प्रकार की परीक्षाएं भी कहा जाता है। इसमें प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर होता है। जैसे हमने क्या बताया कि प्रश्नों की संख्या इसमें अधिक होती है, 2 विकल्प, 4 विकल्प, 6 विकल्प सब उसमें रहते हैं, तो उसमें से एक विकल्प सही होता है। तो वही कहता है कि इसमें प्रत्येक प्रश्न का एक सही उत्तर होता है, जिसे छात्र हमेशा उत्तर देने का प्रयास करते हैं, यानी कि किसका सही उत्तर देने का प्रयास करते हैं। इसके अंतर्गत जो उत्तर छात्रों के द्वारा दी जाती है वह या तो सही होता है या फिर गलत होता है। अगर उत्तर सही होता है तो छात्रों को क्या होता है, पूरा अंक उन्हें प्राप्त होता है, और गलत होता है तो एक भी इसमें अंक उन्हें कोई भी अंक की प्राप्ति नहीं होती है। और इस प्रकार की परीक्षा में ज्यादातर क्या होती है, इस प्रकार की जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा इसमें क्या होती है, ज्यादा नकल करने की अधिकतम संभावना बनी रहती है, क्योंकि छात्र इसमें वही छात्र सोचते विचारते हैं जो पूर्ण रूप से अपनी कक्षा को ग्रहण किए हैं। अन्यथा दूसरे छात्र क्या करते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। अब हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के प्रकार, यानी वस्तुनिष्ठ परीक्षण के प्रकार। तो हम सभी जानते हैं कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण के प्रकार 2 होते हैं। पहला कहता है आपूर्ति प्रश्न और दूसरा कहता है चयन प्रश्न। तो आपूर्ति प्रश्न क्या है, हमारे सामने ये हम सोचेंगे कि आपूर्ति प्रश्न क्या है। तो हम कहते हैं आपूर्ति प्रश्न क्या होता है, इस प्रकार के प्रश्नों में परीक्षार्थी को उत्तर पूर्ति करनी होती है। यानी कहता है कि आपूर्ति प्रश्न यानी कि इसके अंतर्गत जो खाली स्थान जो होता है उसको छात्रों को सोच समझकर भरना होता है, या फिर कहता है यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है, पूर्ति करनी होती है, या फिर इसमें प्रश्न या तो सीधे सीधे पूछे जाते हैं या फिर छात्रों को प्रश्न का उत्तर स्मरण करके देना होता है। जैसे कि हम बताएं यहाँ पर आपका कहता है आपूर्ति मतलब खाली स्थान, जैसे खाली स्थान शिक्षक के द्वारा दे दिया गया और उसको भरना होता है, या फिर शिक्षक कुछ पढ़ा दिए तो वो बीच बीच में छात्रों से उसी से रिलेटेड प्रश्न करते हैं। तो जब वो प्रश्न करेंगे तो छात्र क्या करते हैं, अपने स्मरण शक्ति यानी कि अपने बुद्धि से सोच समझ कर जो उत्तर देते हैं वो आपका इसके अंतर्गत आपूर्ति के अंतर्गत आता है। जैसे कि हम जानते हैं कि आपूर्ति के भी 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार उसका होता है सरल प्रत्याय स्मरण, और दूसरा का होता है खाली स्थानों की पूर्ति। अब तक हम लोगों ने देखा वस्तुनिष्ठ के प्रकार के अंतर्गत पहला हम लोग देखे थे आपूर्ति प्रश्न, जिसके अंतर्गत आपूर्ति प्रश्न हमने बताया। अब देखते हैं आपूर्ति प्रश्न के
प्रकार। ठीक है, तो आपूर्ति प्रश्न के प्रकार हमने आपको बताया, दो था, सरल प्रत्यासन प्रश्न और दूसरा आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो अब देखते हैं सरल प्रत्यास्मरण प्रश्न क्या है। तो कहता है कि इसके अंतर्गत छात्रों से सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, छात्रों से सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक क्लास 2 के बच्चे को पढ़ाया जाता है, ठीक, क्लास 2 के बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, शिक्षक जीके पढ़ा रही है, तो उससे पूछती है कि बेटा बताओ बिहार की राजधानी कहाँ है। तो राजधानी कहाँ है, तो वहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाती है, वहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगे तो छात्र क्या करते हैं, उसका जवाब देते हैं पटना। तो यानी कि वहाँ पर सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। अच्छा, फिर टीचर अगर पूछती है किसी दूसरे क्लास के बच्चों से कि 1 के बाद क्या आता है, तो छात्र सीधा, जिनको अपना सोचने समझने की शक्ति होती है, वो क्या करते हैं, हाथ उठाकर मैम 2 होती है, 2 आती है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है। यानी कि ऐसे वो सीधा सीधा शिक्षक प्रश्न करते हैं और छात्र उसका आंसर सीधा सीधा देते हैं। तो वही कहता है कि इसके अंतर्गत छात्रों से सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, अर्थात छात्रों का प्रश्नों के उत्तर के रूप में केवल एक अंक का नाम या वाक्यांश आदि को लिखना होता है। तो पहला ये हो गया सरल प्रत्यास्मरण प्रश्न। अब दूसरा कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति क्या हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसके अंतर्गत क्या कहता है, अपूर्ण प्रश्नों को पूर्ण रूप में लिखना। जैसे शिक्षक के द्वारा प्रश्न दे दिया जाता है, जैसे मैं इसी को बता रहा हूँ फिर से, बिहार की राजधानी डैश है, डैश 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 डॉट 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 डाल देते हैं, तो छात्र क्या लिखते हैं, बिहार की राजधानी पटना है। राजा दशरथ के डैश पुत्र थे, तो कितने थे, तो डैश 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 में वहां पर क्या कर देता है, खाली स्थान में क्या भरेगा, छात्र जिनको ज्ञान होते हैं अब सोच समझ कर भरेंगे। जब टीचर ने उनको बताया होगा कि हाँ राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो उनको याद आती है, यानी कि वे सोच रहे हैं, स्मरण करके बोलेंगे कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। अब हम लोग देखेंगे आपूर्ति प्रश्न की विशेषताएं, यानी आपूर्ति प्रश्न की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहला कहता है प्रश्नों की रचना सरल होती है, यानी कि जो भी शिक्षक के द्वारा प्रश्न लिखित रूप में होती है वो क्या होती है, सरल होना चाहिए, तो सरल होती है। दूसरा कहता है प्रश्नों का आंकलन करना सरल होता है, और जब सरल होगा तो उसके अंतर्गत जो शिक्षक के जो छात्र का उत्तर जब सही होता है, तो जब शिक्षक के द्वारा जो मार्क्स दिया जाता है वो आसानी से दिया जाता है। इसमें पक्षपात की स्थिति नहीं होती है, यानी कि पक्षपात, यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पर पक्षपात क्या कर रहा है कि शिक्षक भी अगर सही आंसर रहता है तो शिक्षक उसको गलत नहीं कर सकते हैं, या अगर कोई छात्र गलत आंसर देते हैं तो उसको शिक्षक सही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें प्रश्नों का उत्तर अनुमान से देना संभव नहीं है। यहाँ पर कहता है अनुमान, यानी कि बिना सोचे समझे हम इसमें प्रश्नों का जो उत्तर है हम नहीं दे सकते हैं। हम तभी इसमें उत्तर देंगे जब तक हम पूरे पाठ को नहीं समझ लेते हैं। जब हम पाठ को समझ लेते हैं तब उसके बाद जो हम आंसर देते हैं वो हमारा सही होता है। तो यहाँ पर कहता है कि बिना, यानी कि कहता है कि इसमें प्रश्नों का उत्तर अनुमान से देना असंभव नहीं है। नेक्स्ट कहता है कि प्रश्नों की संख्या अधिक होती है। अब जैसे छात्र, अब यह शिक्षक के ऊपर निर्भर करता है, छात्र ज़्यादा रहता है शिक्षक प्रश्न कर सकते हैं। जैसे मैं पूछा बिहार, अब पढ़ा रहे हैं किसी को बिहार, अब अगर हिंदी पढ़ा रहे हैं तो पूछ सकते हैं बिहार की राजधानी कहाँ है, तो एक छात्र बोला पटना है, तो फिर किसी और से पूछ सकते हैं कि क्या कहता है भारत की राजधानी कहाँ है, तो दूसरा छात्र कहता है दिल्ली है। तो इस प्रकार के प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में होती है। अब हम लोग देखेंगे आपूर्ति प्रश्न की रचना में सावधानियां, क्या क्या सावधानियां हमको बरतनी चाहिए शिक्षक को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर आपूर्ति प्रश्न की जब शिक्षक एक रचना करते हैं तो सबसे पहले उनकी जो भाषा होती है, भाषा सरल एवं स्पष्ट होना चाहिए। देखिए भाषा अगर सरल स्पष्ट नहीं होगा शिक्षक का तो छात्र क्या होंगे, कन्फ्यूजन बना रहेगा कि क्या प्रश्न शिक्षक कर रहे हैं, छात्र सही से समझ नहीं पाएंगे, और जब सही से वो नहीं समझ पाएंगे तो क्या होता है, वो उस प्रश्न का उत्तर सही नहीं दे सकते हैं। इसीलिए भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरा बता, प्रश्न का उत्तर केवल एक शब्द में होना चाहिए। अब शिक्षक का यह दायित्व होता है कि इसके अंतर्गत जो प्रश्न कर रहे हैं
वो इस प्रकार से करे कि वो मात्र एक शब्द का हो, ज़्यादा ना हो, एक से दो शब्द उससे ज़्यादा ना जाए। तीसरा कहता है शिक्षक के द्वारा प्रश्न करते समय सभी बच्चों को ध्यान में रख कर करना चाहिए। यहाँ पर कहता है कि शिक्षक अगर छात्र से प्रश्न करते तो उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि जो बच्चा आंसर दे रहा है, प्रश्न का उत्तर दे रहा है, सिर्फ उसी से पूछे, नहीं। उनका एक दायित्व होता है कि कक्षा के सभी बच्चे को एक साथ एक नज़र से देखकर सबको मौका दे। नेक्स्ट कहता है प्रश्न छात्रों के मानसिक स्तर का होना चाहिए। मानसिक यानी कि जिस वर्ग के लायक छात्र हैं उसी वर्ग के लायक जितना उनकी सोच है, उसी सोच के अंतर्गत एक शिक्षक का दायित्व होता है वह छात्रों से प्रश्न करें। अब हम लोग देखेंगे चयन प्रश्न। तो चयन प्रश्न क्या होता है? इसके अंतर्गत जो प्रश्न दिए जाते हैं, किसके, ये चयन के अंतर्गत जो प्रश्न दिए जाते हैं उसका अनेक स्वाभाविक उत्तर दिए जाते हैं। यानी कि उसका आंसर, प्रश्न एक होता है और आंसर 2, 3, 4, 5 जो भी होता है, तो अनेक आंसर होते हैं, ठीक है। जो कि अब छात्रों को उसमें क्या दायित्व होता है? छात्रों को सही उत्तर का चयन करना होता है। छात्रों का दायित्व यही होता है इसके अंतर्गत, चयन प्रश्न के अंतर्गत जो भी प्रश्न दिए जाते हैं, जिसका जो आंसर होता है, जो उत्तर होता है, अधिक एक से अधिक होता है, तो उसमें से एक उत्तर को समझ छात्र उसको क्या करते हैं? छात्र उसको चयन करते हैं। तो इसमें कहता है कि छात्रों को सही उत्तर का चयन करना होता है। इस प्रश्नों के द्वारा सही उत्तर की पहचान करने की योग्यता का मापन होता है। यानी कि छात्र के सामने तो बहुत सारे उत्तर दे दिए गए, अब उसमें से छात्र लोग पहचान करेंगे कि कौन सही है कौन गलत है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल जैसे आपको मैं दे देता हूँ कि अब छात्रों से पूछा जाता है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो बहुत सारे उसमें क्वेश्चन उसका आंसर दिया जाता है, जैसे राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, राजेंद्र प्रसाद डॉट डॉट डॉट। तो छात्र क्या करते हैं, वो एक अगर वन वर्ड आंसर है तो छात्र कहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन वहाँ कह सकता है कि यहाँ पर आपको कहता है कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो छात्र कह सकते हैं दिल्ली है। तो इसके अंतर्गत जो भी प्रश्न किए जाते हैं वो मुख्य रूप से पहला आपका आता है ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप के अंतर्गत पहला आता है मैच द कॉलम, जिसको हम लोग कहते हैं मिलान करें, ट्रू एंड फॉल्स, जिसको हम लोग कहते हैं सही गलत, फिल इन द ब्लैंक्स, जिसको हम लोग कहते हैं खाली जगह को भरे, और लास्ट में आता है आपका वन वर्ड आंसर, जिसको हम लोग कहते हैं एक उत्तरीय प्रश्न। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने देखा वस्तुनिष्ठ परीक्षण। वस्तुनिष्ठ परीक्षण के अंतर्गत हम लोगों ने देखा वस्तुनिष्ठ परीक्षण का अर्थ, प्रकार, लाभ और सावधानियां। अब प्रकार की अगर डिस्कस करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न के, तो इसके हमने आपको बताया था दो प्रकार थे, एक आपूर्ति, दूसरा चयन प्रश्न। आपूर्ति को भी हमने देखा, चयन प्रश्न को भी देखा। आपूर्ति के अंतर्गत आपूर्ति के भी प्रकार को हम लोगों ने देखा था, जिसके अंतर्गत पहला आता है सरल, आपका पहला आपका देता है कि सरल स्मरण, दूसरा कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति। सेकेंड में हम लोगों ने देखा चयन प्रश्न, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा खाली स्थान यानी फिल इन द ब्लैंक्स, बहुविकल्पीय प्रश्न, वन वर्ड क्वेश्चन, और उसके बाद से ट्रू एंड फॉल्स। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।